हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अब शुरू होगा दैट इज़ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो देखो, अगर आपको अब तक एलएलपी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि एलएलपी क्या होती है, वैसे अब एलएलपीज़ का जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में। और अब क्या होने लगा है कि हर एक सेक्टर में एलएलपीज़ बनने लगी हैं। और उसका रीज़न है कि जो एलएलपी बनाने के जो एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस की वो एडवांटेजेस जो है ना, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों लोग ज़्यादा अब एलएलपीज़ को प्रेफर करने लगे हैं रादर देन पार्टनरशिप फर्म्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। तो वो इसको क्यों प्रेफर करने लगे हैं, ये भी हम आज इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, सो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो हमारे पास देखो, पहले से पार्टनरशिप एक्ट अवेलेबल था, कंपनीज एक्ट भी अवेलेबल था, कंपनीज एक्ट 1956। नया जो कंपनी लॉ आया, जो कंपनीज एक्ट आया, वो 2013 में आया था। 2013 में वो लॉ आया था, लेकिन फिर भी एलएलपी को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म को डेवलप किया गया, एक लॉ के थ्रू, ऐसे लॉ के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कि कोई भी जो मिड स्केल का या स्मॉल स्केल का बिजनेस करने वाला पर्सन है या बिजनेस को शुरुआत कर रहा है, वो एलएलपी स्टार्ट करके अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। मतलब अपने बिजनेस को आप रजिस्टर करवा लो एज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म आप बना लो। पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। देखो, 1932 में वो कॉन्सेप्ट आ गया था, अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की। और कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी अवेलेबल था 1956 में। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इससे पहले वाला पुराना कंपनीज एक्ट, खैर 1956 से पहले भी कंपनीज एक्ट आ चुका था, राइट। तो वो कंपनी लॉ के बैकग्राउंड में हम बात करते हैं कि इससे पहले कंपनीज एक्ट जो है वो कब कब आया था। बट देखो, फिर भी ना मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि देखो, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है ना, उसमें एक सिंगल प्रोप्राइटर होता है, एक सिंगल पर्सन होता है। और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में पहले 10 या 20 की लिमिट होती थी। कंपनीज एक्ट आने के बाद में पार्टनरशिप फर्म में लिमिट कितनी है? पार्टनरशिप फर्म में जो लिमिट है वो अभी जो लिमिट गवर्नमेंट ने निकाली, एक्ट ने बताई 100 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। किसने बताया? कंपनीज एक्ट ने। लेकिन जो रूल 10 आया उसने बोल दिया 50 पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में। तो कंपनीज एक्ट ने ऐसा क्यों कहा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ था? ये पुराने वाले कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था। 1956 वाले लॉ में लिखा हुआ था 10 या 20 होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। उसके बाद में जो कंपनीज एक्ट आया 2013, तो कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि कितने पार्टनर्स होंगे। कंपनीज एक्ट ने बोल दिया देयर कुड बी 100 पार्टनर्स। लेकिन रूल ने कहा कि अभी 50 रखेंगे, बाद में गवर्नमेंट इसको बढ़ा के 100 तक लेके जा सकती है विदाउट अमेंडिंग द कंपनीज एक्ट, विदाउट अमेंडिंग द कंपनीज एक्ट, राइट। जब 100 से ज़्यादा पार्टनर्स की लिमिट बढ़ानी होगी तब कंपनीज एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखो, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इन दोनों के बीच में एक ऑल्टरनेट निकाला गया है। मतलब आपको पार्टनरशिप फर्म भी नहीं बनानी है, लेकिन आप प्राइवेट कंपनी भी बनाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको लगता है कि अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा तो मेरी कंप्लाइंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। अब कंप्लाइंस कॉस्ट क्या होती है? कंप्लाइंस कॉस्ट का मतलब वो फीस और उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी को देना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, ठीक है। जो हमें डिक्लेरेशंस देनी पड़ती हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, तो वो जो हमें रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करनी पड़ती है वो हमें देनी, गेटिंग माई पॉइंट, तो वो हमें देनी पड़ती है। तो उससे हम बोल देते हैं क्या? कंप्लाइंस कॉस्ट।
पार्टनरशिप फर्म में नो डाउट कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत कम होती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है वहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रार फर्म होता है, और प्राइवेट कंपनी में होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार फर्म जिसकी हम पार्टनरशिप फर्म में बात करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज MCA सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के देखो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और उन्हीं डिसएडवांटेजेस से मैं शुरू करूंगा। देखो सबसे पहले ना कोई प्रॉब्लम राइज होती है, सबसे पहले प्रॉब्लम राइज होती है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इन्वेंट किया जाता है। तो हम बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम यही तो बोलते हैं हमेशा। तो पहले कोरोना वायरस आया और उसके बाद में उसकी वैक्सीन्स पे या उसकी मेडिसिन के ऊपर काम शुरू हुआ, फिर उसकी वैक्सीन बनाई गई। तो पहले एक वायरस आया, फिर उसकी वैक्सीन बनाई, मतलब पहले प्रॉब्लम आती है, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक कोई उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं होता। एनीवेज, तो देखो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कि देखो प्रॉब्लम क्या है पार्टनरशिप फर्म में। आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो हम ये बोलते हैं, देखो प्राइवेट कंपनी अगर किसी ने बना ली, सो दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी आपने बना ली है, तो प्राइवेट कंपनी में दे वुड बी मेंबर्स होंगे। और पार्टनरशिप, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवा लिया तो उसकी एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। किससे? जिन लोगों ने उसको बनाया है उनसे। फिर परपैचुअल सक्सेशन होता है किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। पार्टनरशिप फर्म में ये सब चीज़ें नहीं होती, राइट। प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ तो पार्टनर्स होते हैं। तो जो बेनिफिट्स थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉमन सील होती है, ऑफिशियल सिग्नेचर को बोलते हैं, जो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है दैट वुड बी कॉल्ड एज कॉमन सील ऑफ द कंपनी। फिर परपैचुअल सक्सेशन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगी। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, उसका अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ में अभी करी। तो पार्टनरशिप फर्म में ये सारी चीज़ें नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? दो पार्टनर्स है, दोनों की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और प्राइवेट कंपनी में लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। तो देखो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। पार्टनरशिप फर्म भी आज के डेट में लोग बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी लोग बनाते हैं और उसमें बिजनेस करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें जो दोनों के जो प्रॉज हैं, जो दोनों के जो बेनिफिट्स हैं, उन दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर दे। मतलब एक ऐसी हम एंटिटी बनाएं, एक ऐसी एंटिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें पार्टनरशिप वाले बेनिफिट भी हों, और जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले बेनिफिट्स भी हों, और दोनों के बेनिफिट्स को क्या कर दिया जाए? दोनों के बेनिफिट्स को मर्ज कर दिया जाए। तो वो जो कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। प्राइवेट कंपनी में हमेशा क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है, मेंबर है, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होगी जितने कि उसने शेयर्स या स्टॉक परचेज किए हैं। ये कब होगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में। पार्टनरशिप में तो ये बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इसमें पार्टनरशिप को भी वर्ड को शामिल कर दिया गया, तो पार्टनरशिप के एडवांटेज भी यहाँ मिल जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है LLP का, ये बेसिकली एक हाइब्रिड है। आ रही है मेरी बात समझ में? हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपने मिला के बना दिया और उसको हमने नाम दिया LLP विच इज़ ए हाइब्रिड। नाउ अब एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये एक्ट जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो डेट्स कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। 12 दिसंबर 2008 इसको बोलते हैं। देखो LLP एक्ट 2008 बोलते हैं। सो 12 दिसंबर 2008 को इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट डेवलपमेंट तो ये हुआ दैट इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। नाउ
उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ये देखो नेक्स्ट ये हुआ ऑन 7th of January 2009, 7th of January 2009 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। नाउ 7th of January, उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद 31st of March 2009, 31st of March 2009 को क्या हुआ, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। सो डेट्स जो है वो याद रखो। एक्ट को हम बोलते हैं LLP एक्ट 2008। दिस एक्ट इज कॉल्ड एज LLP एक्ट 2008, बट ये 2008 को एनफोर्स नहीं हुआ था। सो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज डिफरेंट एंड दैट इज 31st of March 2009। ठीक है, ये पूरी तरीके से विजिबल है आपको। 31st ऑफ, मैंने आपको क्या बताया, डेट कौन सी बताई आपको मैंने, 31st of March 2009। ठीक है, अब इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने LLP एक्ट जो है ना उसका मैंने ये बेयर टेक्स्ट जो है उसका बेयर एक्ट जो है ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ताकि मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ों का, सभी चीज़ों का मैं आपको एक एविडेंस बेस्ड राइट क्लियरिटी दे पाऊँ, आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे देखो LLP एक्ट को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आई रियली वांट कि आप इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करो। फर्स्ट, द एक्ट में बी कॉल्ड, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, मतलब एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बाद में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी लद्दाख को शामिल करना। ठीक है, वो सारी बातें जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें भी इसका कोई रेफरेंस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, राइट। तो JNK जब उसके बाद यूनियन टेरिटरी बन गया, 370 हट गया, 35A सारी चीज़ें हो गई, तो ये पहले से ही इसमें क्लियरली मेंशन था कि दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। नाउ और देखो थर्ड पॉइंट देखो, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो जब एक्ट का नोटिफिकेशन आया था तब कोई भी क्लियर डेट गिवन नहीं थी कि ये एक्ट किस डेट से एप्लीकेबल होगा। तो ये एक्ट किस डेट से एप्लीकेबल हुआ, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 31st of March 2009। एक्ट 8 में पास हो गया था लेकिन इन्फोर्स कब हुआ, 2009, 31st of March। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात पूरी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और नाउ लेट्स सी सम अदर पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस एक्ट में ये जो हमारा LLP एक्ट 2008 है, दिस एक्ट हैज़ 81 sections, 81 sections and 4 schedules। ठीक है, याद रहेगा आपको, इसमें 4 शेड्यूल्स हैं। एक शेड्यूल के बारे में बात करूँगा, सब शेड्यूल्स में क्या क्या कंटेंट है उन कंटेंट को भी मैं आपको बताऊँगा, उन कंटेंट को भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, यू कैन हैव ए लुक एट दीज, राइट। ये पूरा आगे देखो, मैं इसको सेकेंड शेड्यूल ये देख लो, 81 सेक्शंस आपके सामने। ठीक है, तो ये इसमें 81 सेक्शंस आ गए और 81 सेक्शन के बाद में ये आ गए इसके शेड्यूल्स। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। देखो आपके मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है वो तो सारा मैं कवर करूँगा ही करूँगा। ठीक है, मुझे पता है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है वो मैं सारा कवर करूँगा, बट मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको पूरा एक्ट जो है वो कवर करवाऊँ, कुछ बातें ऐसी ही बताऊँ जो कि राइट बुक में आपके लिए मेंशन नहीं कर रखी, वो बातें भी मैं आपको कवर करवा दूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो पूरी तरीके से क्लियर रहें। सो इसलिए ना मैं थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट डालता हूँ। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल,
राइट। दीज आर फोर शेड्यूल्स। एक एक करके शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं कि सब चारों शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया है, नंबर ऑफ सेक्शंस आपके सामने क्लियर है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट शेड्यूल्स, सो हियर आर दी शेड्यूल्स, ठीक है। नाउ देखो, याद रखो, शेड्यूल्स में ना वो बातें लिखी होती हैं, वो बातें शेड्यूल्स में लिखी होती हैं जो कभी भी ना किसी सेक्शन में पूरी तरीके से, जिसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। किसी भी लॉ में ना कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए होता है, तो सेक्शन में लिख लिया जाता है कि ये जो बात हम कर रहे हैं इसके लिए आप इस एक्ट के इस शेड्यूल को, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक शेड्यूल जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है कि आप बस इस शेड्यूल को देख लो, और इस शेड्यूल को देखने के बाद यू विल गेट टू नो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया, देखो शेड्यूल्स में क्या लिखा होता है, शेड्यूल्स में कई बार प्रोसेस लिखा होता है, शेड्यूल्स में कई बार फॉर्मेट गिवन होता है, फॉर्म कैसा होगा, राइट, तो फॉर्म के बारे में लिखा होता है। तो डिटेलिंग कई बार होती है किसी एक टॉपिक के ऊपर, डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो डिटेल कहाँ लिखी होती है, वो डिटेल जो है वो शेड्यूल में लिखी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कंपनीज एक्ट का 7th शेड्यूल जो है, ठीक है, उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे जो CSR के बारे में लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, राइट। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 135 की, तो कंपनीज एक्ट में अगर आप सेक्शंस में ढूंढोगे कि CSR एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, तो सेक्शन वाइज जाओगे तो ये लिखा होगा कि आप किसको रेफ़र करो, शेड्यूल 7 को रेफ़र करो, ठीक है। वैसे ही जब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, जब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी की, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो MOA AOA के बारे में कंपनी का शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसमें टेबल्स बनी हुई हैं, तो उन टेबल्स में हम देख सकते हैं कि मेमोरेंडम का क्या फॉर्मेट होता है, मेमोरेंडम के क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो जैसे आपकी कंपनी होगी उस तरीके का मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको प्रिपेयर करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूल्स को देखते हैं, उसके लिए हम शेड्यूल्स को देखते हैं। बहुत अलग अलग एक्ट्स हैं जिसमें आपको ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब मैं बात करूँ अगर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट के, उसमें नया शेड्यूल ऐड कर दिया, तो उस शेड्यूल में नया शेड्यूल ऐड कर दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है, नया शेड्यूल जो ऐड किया 2019 में जो अमेंडमेंट आया था आर्बिट्रेशन में, तो उन्होंने ये बोल दिया कि देखो आर्बिट्रेटर कौन कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो वो एक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो एक्ट के साथ साथ हमें उसके शेड्यूल को भी पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी शेड्यूल्स को आई होप आप लोगों ने देखा हो। तो किसी भी एक्ट के इंटरप्रिटेशन करने के लिए उस एक्ट के साथ में, उस एक्ट के एंड में, जो जब एक्ट खत्म होता है उसके बाद एंड में शेड्यूल्स शुरू होते हैं, उनको भी रेफर करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। LLP एक्ट में 4 शेड्यूल्स हैं, 4 शेड्यूल हैं। चारों शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये मैंने सोचा कि आपको मैंने एक ब्रॉडली आपको मैं बता देता हूँ, पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि देख लो क्या क्या बातें लिखी हुई हैं LLP एक्ट के शेड्यूल्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द LLP एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो पार्टनर्स के जो राइट्स होंगे, आपस में जो उनकी ड्यूटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज LLP as well as limited liability partnership। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करता हूँ कि कई बार कुछ बातें जो होती है वो LLP एग्रीमेंट में लिखी नहीं होती। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म जब बनती है तो उसमें एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, तो वो एस्पेक्ट्स, मतलब पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके आपस में म्यूचुअल राइट्स क्या हैं, ये बातें अगर LLP एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती तो वो बातें कहाँ लिखी होती हैं, LLP एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई, तो उस केस में हम किसको रेफ़र करते हैं, उस केस में हम रेफ़र करते हैं शेड्यूल 1 ऑफ द LLP एक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड
where there is absence of a formal agreement. There is absence of a formal agreement. कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि कवर्ड नहीं है, तो उस केस में हम फर्स्ट शेड्यूल को रेफर कर लेंगे. फॉर्मल एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देम. इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ये है LLP एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू देम. तो एक बार यहाँ पे छोटा सा ये देख लो, मैं आपको यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल, सेक्शन 23 से रिलेटेड है ये, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स shall be determined subject to terms of any limited liability partnership agreement or in the absence of any such agreement or in any matter by the provision in this schedule. जो इस शेड्यूल में लिखा हुआ है, अगर LLP एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए LLP आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन देयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द LLP. इक्वली शेयर होगा और LLP के जो पार्टनर्स, LLP shall indemnify each partner in respect of payment made and personal liabilities incurred by him. तो LLP जो है वो इंडेमनीफाई करेगी, मतलब कंपनसेट करेगी लॉसेस के लिए जो पार्टनर्स को हुए हैं. ठीक है, इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द LLP और इन अबाउट एनीथिंग नेसेसरी डन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बिजनेस और प्रॉपर्टी ऑफ द LLP. तो ये सारे देखो एस्पेक्ट्स हैं. मैं आपको सिर्फ शेड्यूल 1 का एक यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ, एक बेसिकली एक स्नैपशॉट यू कैन से सॉर्ट ऑफ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ठीक है फर्स्ट शेड्यूल जो है वो क्या बात करता है. अब बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की. सेकेंड शेड्यूल किस बारे में बात करता है? सो द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द LLP एक्ट, नाउ दिस पार्ट डील्स विथ कन्वर्जन. ये बात करेगा कन्वर्जन की. कन्वर्जन ऑफ ए फर्म. फर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप? LLP में. सो दिस पार्ट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू LLP. मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर LLP में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उस पार्ट को हम इसमें कवर करते हैं. दिस इज द सेकेंड शेड्यूल, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो फर्म का यहाँ पे मतलब क्या है? फर्म मीन्स ए फर्म एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक ऐसी फर्म है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर हुई थी और वो फर्म अपने आप को LLP में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाह रही है. तो किस तरीके से वो कन्वर्ट करेगी उसके बारे में लिखा हुआ है. किस में? उसके बारे में लिखा हुआ है इन द सेकेंड शेड्यूल. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड शेड्यूल. थर्ड शेड्यूल किस बारे में बात करता है इसको भी देख लेते हैं. नाउ थर्ड शेड्यूल कहता है डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी into LLP. थर्ड शेड्यूल किससे कर रहा है? देखो, डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू LLP. किसी भी प्राइवेट कंपनी को कैसे LLP में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो अगर कोई अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी चाहता है कि उसे कन्वर्ट करना है किस में? LLP में, तो उसका प्रोसेस कहाँ गिवन है? उसका प्रोसेस जो है दैट इज गिवन अंडर द थर्ड शेड्यूल. कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? जो बेसिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है. ठीक है, ये आ गया थर्ड शेड्यूल. एंड नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ शेड्यूल. तो फोर्थ शेड्यूल किस बारे में बात करेगा? तो द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. नाउ दिस deals with conversion of unlisted पब्लिक कंपनी. अनलिस्टेड वो है जिसकी सिक्योरिटीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है. और कौन सी है अनलिस्टेड? पब्लिक कंपनी. अनलिस्टेड ये स्पेसिफाई कर दिया है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी. थर्ड शेड्यूल बात करता है सिर्फ प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन एलएलपी में, और फोर्थ शेड्यूल बात कर रहा है कि आप एक पब्लिक कंपनी को, जो पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? एलएलपी में. राइट. सो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ एंड दी लास्ट शेड्यूल. ठीक है, फोर्थ शेड्यूल, कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. चारों शेड्यूल्स आपने देख लिए. शेड्यूल्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हैं. ठीक है, शेड्यूल के बाद आगे चलते हैं. तो आई रियली होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है. तो चलो आगे चलते हैं और अब ज़रा ये बात करते हैं कि सर जो पार्टनरशिप एक्ट आया था उसकी क्या पोजीशन है. तो मैं आपको ही बता देता हूँ कि वो तो एक्ट पहले ही आ गया था. क्या हम उस एक्ट को एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर करता हूँ, और उसका आंसर ये है दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो जो एक्ट है इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपीज. वो एलएलपीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. ठीक है, सेक्शन कौन सा देखेंगे इसके लिए? इसके लिए हम सेक्शन रेफर करेंगे, सेक्शन 4 ऑफ द एलएलपी एक्ट. ठीक है, मैं बेसिकली कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करके सब कुछ समझाता जाऊँ मैं साथ साथ में. और बेयर एक्ट दिखाने का मेरा एक पर्पज़ और है, क्योंकि मुझे बेसिकली आपको डेफिनेशंस को दिखाना है. ठीक है, डेफिनेशंस को मुझे यहाँ पे दिखाना है. एक एक डेफिनेशन जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में रीड करो, क्योंकि आई विल टेल यू डेफिनेशंस देखने से क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, मैं आपको बता दूंगा. मैं इंटेंशनली ये एक्ट का जो बेयर एक्ट है, जो बेयर टेक्स्ट है, वो ओपन करके बैठा हूँ. इससे पीछे मेरा एक जो आइडिया है मैंने उसको अप्लाई किया है, मेरी एक सोच है, विजन है मेरा. और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जो कन्फ्यूजन रहता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में, उस कन्फ्यूजन को बाहर निकालने के लिए कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनकी बात करता हूँ. और इसलिए मैंने शेड्यूल्स को दिखाया, और यहाँ मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन 4. तो सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है, देखो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अगर गवर्नमेंट इसका एक्सेप्शन क्रिएट कर दे तो बात अलग है. यहाँ पे क्लियरली कर दिया कि गवर्नमेंट अगर इसका कोई लॉ बना के एक्सेप्शन क्रिएट कर दे और बोल दे कि हाँ एप्लीकेबल होगा, तब एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज. तो इसलिए लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ द आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एकदम अच्छे से. राइट, एवरीथिंग इज परफेक्ट. आगे चलते हैं. नाउ अब अगर मैं बात करूं कि सर एलएलपी की आप कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ना आप कोई मीनिंग दे दो, कोई डेफिनेशन दे दो, तो मैं अभी इसलिए मैं चाह रहा था कि आप डेफिनेशन देखो. ठीक है, क्योंकि एलएलपी जो एक्ट है ना, इसमें वैसे कोई ना एग्जॉस्टिव डेफिनेशन गिवन नहीं है. ठीक है, सिर्फ जो इसका सबसेक्शन एन है सेक्शन 2 का, वो इतना बोलता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. ठीक है, ये देख लो सेक्शन 2N.
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो अगर मैंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई विच इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो क्या मैं उसको एलएलपी कह सकता हूं? आंसर इज नो, मैं उसको एलएलपी नहीं कह सकता। अगर आपने उस फॉर्म को एलएलपी एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाया है, फिर आपके नाम के आगे क्या होगा? आपकी फर्म के नाम के आगे, आपके नाम के आगे नहीं, आपकी फर्म के नाम के आगे एलएलपी वर्ड लगेगा। एलएलपी वर्ड लगेगा। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज के जो उनका फर्स्ट नेम होता है कंपनी का, उसके बाद में जो लास्ट नेम आता है प्राइवेट कंपनी में लिखा होता है ना प्राइवेट लिमिटेड, या लिखा होता है लिमिटेड। तो वैसे ही जो भी एलएलपी का नाम होगा उसके नाम के आगे क्या लगेगा? उसके नाम के आगे एलएलपी लगेगा। तो मुझे याद है कि मैं अपनी डॉटर के लिए बुक्स लेने गया था, स्कूल की बुक्स लेने गया स्टेशनरी की शॉप पे। तो राइट, मैंने गुड़गांव में बुक परचेज़ करी। तो बुक जब मैंने परचेज़ करी तो मैंने देखा कि जो मैंने उसको पेमेंट जब किया तो मैंने पेटीएम के थ्रू पे किया। तो पेटीएम के थ्रू जब मैंने बुक्स के लिए पेमेंट किया तो नाम लिखा हुआ था बुक केयर सेंटर, जो शॉप का नाम था, एंड बुक केयर के आगे कुछ एलएलपी लिखा हुआ था। जो भी फर्म का नाम था, जो भी शॉप का नाम था, जो उनकी फर्म थी, उन नाम के आगे एलएलपी लगा हुआ था। तो देखो, हर सेक्टर में एलएलपी बन सकती है, हर सेक्टर में एलएलपी बन सकती है। यहाँ पे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी ही होनी चाहिए, तब तो वो करना ही पड़ेगा आपको, देन यू आर बाउंड फॉर इट, राइट। वैसे हर सेक्टर में काम करते हैं। देखो, एलएलपीज जो है ना वो प्रोफेशनल्स ज़्यादा बनाते हैं, प्रोफेशनल्स जो है ना वो ज़्यादा एलएलपीज बनाते हैं। ये बात दोबारा मैंने इसलिए बोली ताकि आपको ये बात याद रहे। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, एडवोकेट्स, अगर आप इन लोगों का एक आप पैटर्न देखोगे तो यू वुड सी कि इन लोगों में ज़्यादा एलएलपीज देखी जाती हैं। बट दैट डज नॉट मीन, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी जो काम करते हैं लोग, उनमें एलएलपी नहीं होती। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर किसी की शॉप है जो कि स्टेशनरी का काम करता है, उनकी भी एलएलपी हो सकती है। मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा जो कि कोरियोग्राफी करवाते हैं, डांस, दे टीच डांस, तो उनकी मैंने देखी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एज ए एलएलपी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे भी जो सेलर्स होते हैं वो बहुत सारे एलएलपीज होते हैं। तो एलएलपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकती है, वो सर्विस इंडस्ट्री में भी काम कर सकती है, ठीक है। एलएलपी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं बनी है कि अगर आप सिर्फ इसी सेक्टर से आते हो देन ओनली यू कैन क्रिएट एन एलएलपी, देन यू कैन ओनली क्रिएट ए एलएलपी। इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट ए परक्विजिट। ये हमारा कभी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलएलपी बनानी ही पड़ेगी। किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे सर्विस में हो, तो भी आप एलएलपी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओनली एक्सेप्शन इज कि किसी लॉ ने ये बोल दिया हो कि एलएलपी नहीं चलेगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको अगर छोटा सा दूं, तो अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप में रजिस्टर करवाना है, स्टार्टअप में, तो अगर आप बोलो कि मेरी सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। आई एम सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म तो एक्सेप्टेबल है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अगर है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो रजिस्टर हो जाएगी स्टार्टअप में, एलएलपी है तो स्टार्टअप में रजिस्टर हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी है तो स्टार्टअप में रजिस्टर हो जाएगी, पब्लिक कंपनी है तो स्टार्टअप में रजिस्टर नहीं होगी, लिस्टेड कंपनी तो स्टार्टअप का क्वेश्चन ही नहीं आया, राइट। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। मैंने आपको ये बता दिया कि एलएलपी जो है वो बेसिकली एक हाइब्रिड है। सेक्शन 2(1) में डेफिनेशन जो गिवन है वो आपको बता दी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। चलो, नाउ इतना हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। नाउ ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो बेनिफिट्स हमें पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं मिलते, और वो बेनिफिट क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में परपैचुअल सक्सेशन नहीं होता। दोनों पार्टनर से दोनों की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता।
ऐसा कंपनी में भी नहीं होता, कंपनी में भी परपैचुअल सक्सेशन होता है, तो कंपनी वाला जो बेनिफिट है वो यहाँ पे आ गया, और पार्टनरशिप वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एलएलपी में आ गई। तो मैंने कहा ना कि दोनों के बेनिफिट्स को मिलाकर इसको बनाया गया है। पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज क्या है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर लिमिट है कि 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, जो पहले 10 या 20 हुआ करते थे। तो 50 की लिमिट है, कंपनीज एक्ट में 100 की लिमिट है। ये क्लियर कर दूं आपको, कंपनीज एक्ट में 100 की लिमिट है, लेकिन रूल 10 के अकॉर्डिंग लिमिट कितनी है? 50। एलएलपी में लिमिट ही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो जो पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज था, एलएलपी ने उस डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना दिया है। एलएलपी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम कितने चाहिए आपको? मिनिमम आपको 2 यहाँ पे पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। 2 पार्टनर्स आपको चाहिएंगे एलएलपी में, लेकिन मैक्सिमम 500 पार्टनर्स इन एलएलपी अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। 1000 पार्टनर्स इन एलएलपी अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। 500, 1000 कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 500 जितना आप चाहो उतने बना सकते हो। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन होती है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 200 होंगे, जिसमें कि हम आपके पास्ट एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करेंगे, आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करेंगे, जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं उनको सिंगल काउंट करेंगे। तो वो पार्टनरशिप, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 की लिमिट है। पार्टनरशिप में 50 की लिमिट है, एलएलपी में कोई लिमिट ही नहीं है। ये एलएलपी का आ गया एडवांटेज। फिर एक और एडवांटेज क्या है कि एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास परपैचुअल सक्सेशन हो, जिसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड की डेफिनेशन जो अगर हम देखते हैं ना, तो इस डेफिनेशन को हम देखते हैं किसमें? इस डेफिनेशन को हम देखते हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड के बारे में मैं कंपनीज एक्ट में डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, वहाँ पे मैं बड़ा अच्छे से बताता हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। बॉडी कॉर्पोरेट इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आती है, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आती है, जिसमें स्टैट्यूट के थ्रू जो कंपनी बनी है वो भी आती हैं। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में एलआईसी भी आएगी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी आएगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ जाएगा, सेबी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। फिर एम्प्लॉय, ठीक है, ईएसआई की अगर मैं बात करूं तो ईएसआई इज ऑल्सो ए बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप फर्म कभी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हम ट्रस्ट की बात करते हैं, सोसाइटीज़ की बात करते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें हम बात करते हैं कि किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल किया जाएगा, किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं किया जाएगा, राइट। इज इट क्लियर? सो एवरी कंपनी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट ए कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेबी या कॉम्पिटिशन कमीशन, दीज आर नॉट कंपनीज बट दे आर बॉडी कॉर्पोरेट। बट ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो वर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 11 में गिवन है, और इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन जो है वो किस में गिवन है? वो एलएलपी एक्ट में भी गिवन है। तो आप जब भी किसी लॉ में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड सुनो, बॉडी कॉर्पोरेट, तो याद रखना अगर बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया है तो उसमें एलएलपी को भी शामिल कर दिया है। मान लो आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ रहे हो कि बॉडी कॉर्पोरेट, और इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग वही होगा जो कि कंपनीज एक्ट में गिवन है। जो किस में गिवन है? जो कि कंपनीज एक्ट में गिवन है। तो हमने कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग देखा, और उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट में किसको इंक्लूड करते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपने बेसिकली एक तीर से कई शिकार कर लिए। बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज करके आपने बहुत सारे शिकार कर लिए, आपने सबको एक साथ शामिल कर लिया, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इस वर्ड की डेफिनेशन जो है वो कहाँ गिवन है? वो गिवन है डेफिनेशन, ये देखो, सेक्शन 2 क्लॉज डी, देखो एलएलपी एक्ट का, और इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956,
and includes a limited liability partnership registered under this act, a limited liability partnership incorporated outside India, जो इंडिया के बाहर बनी हो, and a company incorporated outside India but does not include a corporation sole, और जो cooperative societies होती हैं, ठीक है, जैसे कि अमूल इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अलग से लॉ बना हुआ है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड या एग्रीकल्चर बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेसिकली कोऑपरेटिव होती हैं। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन से एक हनी निकलता है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है दैट इज़ ऑल्सो ए कोऑपरेटिव, ठीक है। तो उसको हम किस में शामिल नहीं करते, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। वैसे आई रियली होप कि आप लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में पहले से अच्छे से पता होगा। मैंने हालांकि इतना कुछ आपको बता दिया है, बाकी मैं अपने वीडियोस में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने कई बार करता हूँ मैं, ठीक है। अब आया देखो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। एलएलपी में ना म्यूचुअल एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बताता हूँ। देखो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, देखो पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली पाप होता है, पाप, PAP, मतलब वो पार्टनर भी होगा, एक इंसान पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी होगा अगर वो पार्टनर बना है तो, साथ ही साथ एजेंट भी होगा, मतलब बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे वो काम कर सकता है, वो एक्ट कर सकता है। और तीसरा वो प्रिंसिपल भी होगा, मतलब बाकी पार्टनर्स जो काम करेंगे वो उसी के बिहाफ पे कंसीडर किया जाएगा कि ये बाकी पार्टनर्स ने जो भी किया है वो उसके बिहाफ पे किया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मेरा आप एजेंसी का लेक्चर देखो, जैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने बताया है कि एजेंट क्या क्या कर सकता है। तो वहाँ मैंने आपको बताया देखो नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर होती है वहाँ पार्टनर, एजेंट, प्रिंसिपल, ये तीनों चीज़ें एप्लीकेबल होती है। लेकिन एलएलपी में ना थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन से। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एलएलपी में ऑल पार्टनर्स will be the agents, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना, ऑफ द एलएलपी अलोन। तो जब आप पार्टनरशिप फर्म को और एलएलपी को डिफरेंशिएट करोगे, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस लिखो और एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस लिखो, तो आपको पता होना चाहिए, ये एक्ट पढ़ने के बाद आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं आपके साथ में इतने सारे डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाँ ये डिफरेंस है, राइट। ऑल पार्टनर्स विल बी द एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन। ये एक और डिफरेंस आ गया। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, लेकिन यहां पे जो पार्टनर्स होंगे वो एजेंट होंगे किसके, एलएलपी अलोन। दैट मीन्स नो वन पार्टनर, दैट मीन्स नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या नहीं कर सकता, बाइंड या बाउंड नहीं कर सकता बाय हिज एक्ट्स। जो एक पार्टनर ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी आपके लिए रहे, तो इसलिए मैंने लिख दिया, देखो नो पार्टनर इज लायबल, नो पार्टनर इज लायबल on account of the independent और जो उनके अनऑथोराइज्ड एक्शंस हैं,
ऑफ अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर एलएलपी का एलएलपी के बिहाफ पे कोई भी ऑथराइज एक्ट करेगा, उसके लिए वो एलएलपी जो है, वो जो फर्म जो है वो लायबल रहेगी। कोई भी अनऑथराइज एक्ट करता है उसके लिए कोई भी दूसरा पार्टनर जो है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कैसे डिफर करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद एलएलपी में क्या होता है, इन एलएलपी देयर इज ए एलएलपी एग्रीमेंट। ये एलएलपी एग्रीमेंट जो है ना, यही उस एलएलपी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यू मे कॉल इट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एलएलपी। तो इस एलएलपी एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, इस एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होता है अबाउट द म्यूचुअल राइट्स। तो इसके लिए हम किसको रेफर करेंगे, इसके लिए हम रेफर करेंगे शेड्यूल 1 को, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो जब हम शेड्यूल 1 को देखेंगे ना एलएलपी एक्ट के, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे एलएलपी एग्रीमेंट जब वो पार्टनर्स खुद बनाते हैं और उसके वो लिखते हैं कि हमारे क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, और जो भी एलएलपी गवर्न होती है उस एग्रीमेंट से गवर्न होती है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़ किससे डिसाइड होंगे, एलएलपी एक्ट 2008। तो उसके लिए हमने एक सेक्शन देखा था, सेक्शन 23। मैंने आपको बस एक बार उसका सिर्फ दिखाया था आपको, ये देखो सेक्शन 23, और शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कौन सा था, शेड्यूल मैंने आपको शेड्यूल फर्स्ट यहाँ पे बता दिया। ये देख लो सेक्शन 23, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए LLP and its partners shall be governed by the LLP agreement between the partners or between the LLP and its partners, क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, इसलिए एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, LLP एंड इट्स पार्टनर्स। ठीक है, और अगर कोई भी चेंज होगा तो उसको रजिस्ट्रार के पास में क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे जिसका सब सेक्शन 4 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज किससे डिसाइड होंगी, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, एलएलपी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आप ये अगर बात मुझसे पूछो कि सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। देखो, हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, वी आर नेचुरल पर्सन्स क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह हमें बनाया। लेकिन कंपनीज जो होती है ना, कंपनीज के लिए हम बोलते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन उसको हम लॉ से क्रिएट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने लॉ से क्रिएट किया है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि वो लॉ में रजिस्टर्ड है, इसलिए बोल दिया लीगल। ठीक है, जो राइट एक पर्सन के पास में होते हैं वो राइट कंपनीज के पास में भी होते हैं, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अब ये मत बोल देना कि कंपनीज के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंपनीज को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, वो नेचुरल पर्सन्स के लिए हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन्स के लिए नहीं है। लेकिन देखो, एक किसी नॉर्मल इंसान की तरह कंपनी के भी राइट्स होते हैं, कंपनी भी केस फाइल कर सकती है, कंपनी भी केस हो सकता है, कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकती है। ठीक है, मूवेबल, इमूवेबल, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को कंपनी जो है वो खरीद बेच सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि दैट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी प्राइवेट कंपनी की तरह ही। उसके बाद कॉमन सील, सो कॉमन सील का मतलब होता है सिग्नेचर, कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी, और यू कैन से सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की कॉमन सील होती है। ठीक है, आई होप यू गाइज मे हैव सीन इट। आप किसी जो प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं उनके पास आपको ये कॉमन सील देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कोई प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट हों जो कंपनी फॉर्मेशन में डील करते हैं, उनके पास आपको ये कॉमन सील देखने को मिल जाएंगी। आप गूगल पे भी देख सकते हो कॉमन सील, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप यू कैन सी
ठीक है, इसका डिज़ाइन कुछ ना कुछ डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा स्टेपलर से मैच करता है। स्टेपलर अगर आपने देखा होगा ना, स्टेपलर का ही फॉर्म में होता है, कस्टमाइज बनवानी पड़ती है। फिर एलएलपी में देयर इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया। देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। मैंने आपको वो टाइटैनिक वाला इंसिडेंट शायद सुनाया हो, नहीं सुनाया हो, ठीक है। जब मैं स्कूल टाइम में था तब टाइटैनिक मूवी रिलीज़ हुई थी, तो तब गूगल वगैरह तो था नहीं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ही इज़ अ डॉक्टर नाउ, ठीक है, तो वो उसको बड़ी लंबी लंबी फेंकने की आदत थी। सो व्हाट ही टोल्ड मी कि टाइटैनिक के प्रोड्यूसर को टाइटैनिक मूवी बनाने के लिए ना अपने घर के यूटेंसिल्स और यू कैन से घर के बर्तन तक बेचने पड़े थे मूवी को बनाने के लिए। इतना एक्सपेंसिव थी मूवी, इतना पैसा लगा था मूवी बनाने में। सो मैंने उसको सीधे पूछा, मैं कहा यार उसके घर के बर्तन तो बड़े महंगे थे, इसका मतलब गोल्ड के थे या सिल्वर के थे जिनको बेचकर उसने मूवी बना दी। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कितनी वैल्यू लगाई जाती है आप सब लोग जानते हो। खैर एनीवेज, फिर बाद में हमें पता लगा कि वो पूरी ग्रीन स्क्रीन पर उस मूवी को शूट किया गया था। एनीवेज दैट इज़, तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, ये हमेशा एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि देखो पार्टनरशिप फॉर्म में ये कहा जाता है कि पार्टनर के घर के यूटेंसिल्स तक, बर्तन तक बिक जाएंगे अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस हुआ है तो, क्योंकि पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी है एंड दैट टू अनलिमिटेड। तो पार्टनरशिप फॉर्म में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। मतलब वो पहले से ही एग्रीमेंट में, एलएलपी एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होती है कि मैक्सिमम इतनी लाइबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ वन मोर एडवांटेज ऑफ एलएलपी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हु वुड डू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। एलएलपी के बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंस, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लाइंस। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, इसके बारे में तो हमने अब तक डिस्कस ही नहीं किया। देखो अब तक हम क्या वर्ड डिस्कस कर रहे थे, अब तक हमने वर्ड डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स, पार्टनर्स, पार्टनर्स। नाउ व्हाट आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? ठीक है, अब आप जैसे कि आप कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट में देखते हैं हम लोग कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स हम बोलते हैं कि दीज आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दीज आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और देखो जब बात आती है ना कंपनीज एक्ट में लायबिलिटी की, तो हमेशा नाम पहले किसका आता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का नाम पहले आता है। लायबिलिटी सबसे पहले उन्हीं की फिक्स होती है। कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हम बोलते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सबसे पहले उन्हीं से पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी के जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स, वो लोग एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, और एंड दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लीगल कंप्लाइंस के लिए। पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, और वो सिंगल कॉन्सेप्ट क्या है? पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे। लेकिन एलएलपी में ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्टनर और साथ ही साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये बात काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप इसकी डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान दो, इस एक्ट में जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक टर्म आएगा पार्टनर और एक टर्म आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मान लो मैं किसी एलएलपी का क्या हूँ? पार्टनर हूँ। हो सकता है मैं किसी एलएलपी का पार्टनर हूँ, लेकिन मैं उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ या नहीं ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेजिग्नेटेड पार्टनर ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वही लीगल कंप्लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए, इस बात को, इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सेक्शन 2 देखो। सेक्शन 2 का सबसेक्शन जे और क्यू, जे एंड क्यू। तो सेक्शन 2 का एलएलपी एक्ट का सेक्शन 2 जो है उसका सबसेक्शन जे जो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर
डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ ये भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पे इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7, ठीक है। और अब देखो आप ये सेक्शन 2 का सब सेक्शन Q जिसमें लिखा हुआ है पार्टनर, क्या टर्म लिखी हुई है पार्टनर, और देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्टनर इन रिलेशन टू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स ए पार्टनर। पार्टनर इन रिलेशन टू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स ए पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो दोनों टर्म यहां पे लिखी हुई हैं, लेकिन कंप्लाइंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सो आप या मैं किसी LLP के, हो सकता है कि हम पार्टनर हों बट वी मे नॉट बी, वी मे और वी मे नॉट बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली, तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एक्ट में, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। अब एक बार एक काम करते हैं, अब साथ ही साथ देख लेते हैं कि सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है। ये देखो सेक्शन 7 जिसमें मैंने डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बात की थी। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। तो किसी LLP का पार्टनर कोई कंपनी बन सकती है, क्वेश्चन है मेरा आपसे, किसी LLP का पार्टनर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है? आंसर इज यस, बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन पाएगी, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने की रिक्वायरमेंट क्या है, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स, लिखा हुआ है, जो क्लियरली लिखा हुआ है, हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता देता हूँ आपको, इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आफ्टर दिस पेंडेमिक, कोरोना के बाद में 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए MCA ने रेजिडेंट वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, रेजिडेंट वाली जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर दिया था। इस रिक्वायरमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन निकाल के वेव ऑफ कर दिया था, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, दैट इज 2020-2021, जो रेजिडेंट होने की जो रिक्वायरमेंट है। ये रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट MCA ने कंपनीज के लिए भी कर दी थी, सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और साथ ही साथ LLPs को भी इस रिक्वायरमेंट से वेव ऑफ कर दिया था। तो आपको अब ये क्लियर हो चुका है। तो देखो यहाँ पे ये प्रोवाइजो भी पढ़ ही लो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन विच ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज कॉर्पोरेट, दोनों का कॉम्बिनेशन है, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ LLP और नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 पार्टनर्स को फिर एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे एक्ट करना होगा, ठीक है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है आपको, डिफरेंस क्लियर हुआ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे। मिनिमम पार्टनर्स होते हैं 2, मैक्सिमम की देयर इज नो लिमिट, मैं खुद बोल के बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली होगा। अगर आपको नॉन प्रॉफिट के लिए काम करना है, अगर नॉन प्रॉफिट के लिए काम करना है, सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, सोसाइटीज़ बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको LLP बनानी है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आपको मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे CG विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो CG को यहाँ पे क्या है, CG के पास में यहाँ पे ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है क्या करने की, तो पावर टू इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर देंगे किसी भी LLP के अफेयर्स को। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एजेंसी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर देंगी और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो किसी भी
एलएलपी के मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है, राइट। अगर किसी एलएलपी का मर्जर करना है या किसी एलएलपी को एक्वायर करना है, सो इफ़ देयर इज़ एनी कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, तो जब एलएलपीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट होगा तो उसके लिए किसके अकॉर्डिंग होगा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट होगा? वो एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो कंपनीज एक्ट में जो आप सेक्शन 230, 231, तो वहाँ जो आप सारे प्रोविज़न देखते हो वो प्रोविज़न जो है वो एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है। फॉरेन एलएलपी क्या होती है? ये एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि फॉरेन एलएलपी क्या है। फॉरेन एलएलपी इट सिंपली मीन्स एक ऐसी एलएलपी जो फॉरेन में बनी हो, जो कि इंडिया के बाहर एलएलपी जो है वो रजिस्टर हुई हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज एम। फॉरेन limited liability partnership means a limited liability partnership formed, incorporated और registered outside India, जो इंडिया के बाहर बनी हो और इंडिया में जो क्या establish कर ले, place of business establish कर ले। So defines LLP as a limited liability partnership formed, incorporated और registered outside India, जो कि establish कर ले place of business within India। और यहाँ पे भी क्लियर कर दूं, फॉरेन एलएलपी कैन बिकम ए पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। फॉरेन की एलएलपी इंडिया की एलएलपी में क्या बन सकती है? फॉरेन की एलएलपी इंडिया की एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। राइट, इज इट क्लियर? तो एलएलपी के फीचर्स आपको पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक आई रियली होप कोई डाउट नहीं है। शेड्यूल्स पूरी तरीके से क्लियर है। इसके आगे का जो पोर्शन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।